नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। भारत के डर से पाकिस्तान ने खटखटाया संयुक्त राष्ट्र संघ का दरवाजा। यूएनएससी में आज आपातकालीन बैठक। जाति जनगणना पर कांग्रेस का देशव्यापी अभियान। पार्टी ने कहा पीएम ने अचानक हताशा में लिया इस पर यू टर्न। जातिवार जनगणना के साइड इफेक्ट्स। ओबीसी की सूची से बाहर हो सकती हैं कई जातियां। राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री जन नाकातानी के बीच आज दिल्ली में वार्ता करेंगे। आतंकवाद, रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत। भारत ने विकसित की विश्व की पहली जीनोम संपादित धान की किस्में। चुनाव आयोग लाएगा सुपर ऐप। अब एक ही जगह मिलेंगी इलेक्शन से जुड़ी सभी तरह की सेवाएं। मणिपुर हिंसा की दूसरी बरसी। कांगपोकपी में मृतकों को दी गई बंदूक से सलामी। क्या कोहिनूर हीरा भारत को वापस लौटाया जाएगा? यूके ब्रिटिश मंत्री ने दिया ये जवाब। हॉलीवुड मर रहा है। अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर ट्रंप ने लगाया 100% टैरिफ। कहा हम चाहते हैं मस्क की बड़ी कामयाबी दक्षिण टेक्सास शहर हुआ स्टारबेस। मिल गई मतदाताओं को मंजूरी। 5 मैच जीते, 6 मैच हारे, अभी भी जिंदा है उम्मीदें। धर्मशाला में प्रभ सिमरन ने की रन वर्षा। लखनऊ को हराकर पंजाब पहुंची प्लेऑफ के करीब। चीन में तूफान का कहर। नदी में पलटी 70 लोगों से सवार 2 नाव, 3 की मौत और कई लापता। उत्तर भारत में आंधी बारिश का कहर, वज्रपात से मौतें और अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत के डर से पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे खटखटाए हैं। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपातकालीन बैठक बुलाने की अपील की, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। आज यूएनसी में भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर बैठक हुई। यूएनसी के 10 गैर स्थायी सदस्यों में अभी पाकिस्तान भी शामिल है। ऐसे में पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर ये बैठक बुलाने की सिफारिश की थी। ग्रीक प्रेसिडेंसी ने आज यानी 5 मई की दोपहर के लिए शेड्यूल की है। दोनों देशों के बीच ये बैठक बंद कमरे में आयोजित की जाएगी। कांग्रेस ने जाति जनगणना के सियासी विमर्श की कमान अपने हाथ थामे रहने की रणनीति के तहत एक और भाजपा सरकार पर दबाव बनाए रखने की रणनीति अपनाई है, तो दूसरी ओर देश भर में इसको लेकर जागरूकता अभियान शुरू करने का भी फैसला लिया है। इसके तहत ही पार्टी ने सभी प्रदेश कांग्रेस इकाइयों को जातिवार जनगणना की घोषणा का श्रेय लेने के लिए 30 मई तक पूरे देश में विधानसभा स्तर पर रैलियों से लेकर हर घर दस्तक देने का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान में कोई हिला हवाली न हो, इसके मद्देनजर कांग्रेस नेतृत्व ने सभी प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों में इसके लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित करने और जिला स्तर पर पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी कहा है। आजादी के बाद जनगणना के साथ पहली बार होने वाली जातिवार गणना के आंकड़े आने के बाद कई जातियों को ओबीसी की सूची से बाहर होना पड़ सकता है। इसी तरह से आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ी कई जातियों की ओबीसी सूची में एंट्री भी मिल सकती है। सरकार की कोशिश जातिवार जनगणना को आधार बनाकर ओबीसी के नाम पर हो रही जाति की राजनीति को पूरी तरह से ध्वस्त करने की है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ चर्चा के बाद इसे हरी झंडी दे दी गई थी। बताया जाता है कि उक्त बैठक में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को यानी आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जन नाकातानी की मेजबानी करेंगे। सरकारी बयान के मुताबिक इस अहम मुलाकात के दौरान दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा हालात पर चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की ओर मजबूत बनाने के तरीकों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार की ओर से रविवार को जारी बयान में कहा गया, भारत और जापान के बीच लंबे अरसे से दोस्ताना रिश्ते बने हुए हैं, जिन्हें 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के लिए कहा गया था और इसका दर्जा मिलने के बाद और मजबूती मिली है। रक्षा और सुरक्षा दोनों देशों के संबंधों के अहम स्तंभ हैं। पहलगाम हमले के बाद उत्पन्न हुए भौगोलिक राजनीतिक हालात इस बैठक का एक अहम हिस्सा बनेंगे। उम्मीद है कि दोनों नेता इस हमले के बाद क्षेत्र में बनी स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की जरूरत पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने जीनोम एडिटिंग कर धान की 2 नई किस्में विकसित की है, जिनकी विशेषता
कम लागत, कम पानी और कम समय में अधिक उत्पादन है। इससे 30% तक धान का उत्पादन बढ़ जाएगा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को भी कम करने में मदद मिलेगी। पहले किस्म का नाम कमला DRR-10 है और दूसरी का नाम DST राइस 1 है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को इसे जारी किया। भारत जीनोम संपादित धान से चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चौहान ने इसे कृषि शोध के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि ये किस्में राष्ट्र में दूसरी हरित क्रांति का बिगुल बजाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। जल्द ही किसानों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। चुनाव आयोग मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के लिए एक ऐसा नया डिजिटल इंटरफेस ECI-नेट विकसित कर रहा है जिसमें उसके 40 से अधिक वर्तमान मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को शामिल कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने रविवार को बताया कि ECI-नेट चुनाव से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए एक अकेला प्लेटफॉर्म होगा। नया प्लेटफॉर्म विकसित हो जाने से यूजर्स को अलग अलग ऐप डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, बार बार विभिन्न ऐप नहीं खोलने पड़ेंगे और ना ही अलग अलग इनको याद रखना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म को विकसित करने का सुझाव हाल ही में हुए मुख्य चुनाव अधिकारियों के सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिया था। उधर मणिपुर में पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने बंदूक की सलामी देने वाले सशस्त्र कैडरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जातीय संघर्ष शुरू होने की दूसरी वर्षगांठ पर कैडर्स ने शनिवार को कांगपोकपी जिले में जातीय हिंसा में मारे गए लोगों को बंदूक से सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कानून के अनुसार सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम में बंदूक का प्रदर्शन नहीं कर सकता है और न ही मृतक को बंदूक की सलामी दे सकता है। गौरतलब है कि 3 मई 2023 को मैतेई और कुकी जो समुदाय में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 260 से अधिक लोग मारे गए थे, 1500 घायल हुए और 70,000 से अधिक लोग विस्थापित किए गए थे। ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों की मंत्री लिसा नंदी इस हफ्ते अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत के दौरे पर रहीं। हाल के दिनों में उन्होंने नई दिल्ली में शुक्रवार को भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। बता दें कि लिसा नंदी के भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नए सांस्कृतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री लिसा नंदी ने कोहिनूर हीरो को वापस करने की भारत की मांग के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि उनका देश सांस्कृतिक कलाकृतियों तक साझा पहुंच के संबंध में सहयोग करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर निर्मित फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री या हॉलीवुड उन प्रोत्साहनों के कारण बहुत तेजी से खत्म हो रहा है जो अन्य देश अमेरिकी फिल्म निर्माताओं को लुभाने के लिए दे रहे हैं। इसके मद्देनजर ये फैसला लिया जा रहा है। एलन मस्क की स्पेस एक्स रॉकेट कंपनी का दक्षिण टेक्सास स्थित मुख्यालय अब एक आधिकारिक शहर बन गया है जिसका नाम स्टारबेस है। स्टारबेस को औपचारिक रूप से एक शहर के रूप में संगठित करने के लिए शनिवार को हुए मतदान में वहां रहने वाले मतदाताओं के एक छोटे समूह की ओर से एक तरफा अंतर से मंजूरी मिल गई। इनमें ज्यादातर स्पेस एक्स में काम करने वाले कर्मचारी हैं। कैमरून काउंटी चुनाव विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित परिणामों के अनुसार सभी वोटों के साथ 212 वोट पक्ष में और 6 विपक्ष में थे। मस्क ने अपने एक्स पर पोस्ट में जश्न मनाते हुए कहा कि ये अब एक वास्तविक शहर है। स्टारबेस स्पेस एक्स रॉकेट कार्यक्रम के लिए सुविधा और लॉन्च साइट है जो रक्षा विभाग और नासा के साथ अनुबंध के तहत बनाया गया है। ये अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर भेजने को लेकर तैयारी भी कर रहा है। बात करें खेल जगत की तो क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत के लिए 237 रन का विशाल लक्ष्य रखा है। इसके जवाब में लखनऊ की टीम आयुष बोडानी 74 के अर्धशतक की मदद से 6 विकेट पर 199 रन ही बना सकी और उसे 37 रन से हार का सामना भी करना पड़ा। इस हार के साथ ही ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ के लिए प्ले ऑफ में पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। लखनऊ के 11 मैचों में 10 ही अंक है और अब उसके केवल 3 मैच ही शेष बचे हैं। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की
आतिशी पारी ने धर्मशाला के ठंडे मौसम में गर्माहट ला दी। हालांकि वो आईपीएल करियर के दूसरे शतक से चूक गए। प्रभसिमरन ने 48 गेंदों पर 7 छक्कों और 6 चौकों के साथ 91 रन कूटे। सिंह की पारी के चलते पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ आईपीएल 2025 के 54वें मैच में 236 रन बनाए। और आइए अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। चीन के दक्षिण पश्चिमी गुइज़झोउ प्रांत में वू नदी में रविवार दोपहर करीब 70 लोगों को ले जा रही 2 नावें पलट गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 14 लोग लापता हो गए। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक रविवार शाम तक बचाव कर्मियों ने 50 लोगों को बाहर निकाल लिया था। बात करें भारत की तो उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी के बाद ही तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। इस दौरान वज्रपात से कई लोगों की जान भी चली गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भी कई जगहों पर तेज हवा के साथ ही बारिश का अनुमान जताया है। इसके बाद वर्षा में कमी आने के बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ इलाकों मंडल के कुछ जिलों में रविवार दोपहर बाद मौसम बदला और बूंदाबांदी संग तेज हवा चलने लगी। वज्रपात की चपेट में आकर जौनपुर में एक महिला की मृत्यु हो गई। इसके अलावा 2 लोग झुलस गए। सोनभद्र में भी वज्रपात से एक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया। चंदौली में एक महिला की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। रविवार शाम को पूरे बरेली मंडल में आंधी के साथ बरसात हुई। शाहजहांपुर के निगोही में ओले भी गिरे। चंबा में बादल फटने से एक की मौत। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से हो रही वर्षा और ओलावृष्टि से नुकसान बढ़ने लगा है। शनिवार रात चंबा जिले के भटियात में स्थित चेली गांव के समीप डोडरा नाला में बादल फट गया। इससे नाले में आई बाढ़ में बहने से भेड़ पालक की मौत हो गई। लगभग 100 से अधिक भेड़ें और बकरियां भी बहने से मर गई हैं। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।